तो इसको ओवरराइड करने के लिए आपके सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कम से कम 020 होनी चाहिए और इसके बाद में आना जरूरी है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा FAQs का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज करके उसे स्टाइल भी कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कवर किया था और ये देखा था कि कैसे हम इस नॉलेज को यूज करके थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स और विजेट्स को अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। आज हम उसी नॉलेज को यूज करते हुए अपने FAQ सेक्शन में एक अकॉर्डियन विजेट का यूज करेंगे और अपने FAQ सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम इन फाइल्स की कॉपी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के लिए हमने ये 017.html फाइल क्रिएट की है, जो कि हमारी लास्ट फाइल की कॉपी थी, और उसके साथ ही एक स्टाइल शीट भी क्रिएट कर ली है। एक दफ़ा इस पेज को अपने ब्राउज़र में खोल के देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पेज वहीं पर मौजूद है जहां पर हमने इसे लास्ट टाइम छोड़ा था, और हमारे FAQ सेक्शन में जो हमारे राइट साइड पर एक अकॉर्डियन विजेट आना है जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, वो मिसिंग है। तो इसी सेक्शन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो एक जावास्क्रिप्ट का विजेट है या एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले इस लाइब्रेरी का लिंक ओपन कर लेते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों हमारे सामने अपने अकॉर्डियन JS का पेज मौजूद है और ये NPM की वेबसाइट पर होस्टेड है, जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस की एक रिपोजिटरी है। तो हम यहाँ पर अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन का सेक्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हैं CDN के कुछ लिंक्स। तो हम यहाँ से इन लिंक्स को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले अपने CSS के लिंक को कॉपी करके अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और यहाँ अपनी स्टाइल शीट से ऊपर एक लिंक का टैग क्रिएट कर लेते हैं। ये एक स्टाइल शीट होगी और इसका href हमारा पैकेज का लिंक होगा। इसको इंक्लूड कराने के बाद अब हम अपना स्क्रिप्ट इंक्लूड कराएंगे। तो यहाँ से हम इस स्क्रिप्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं और अपने बॉडी के एंड पर जाकर यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक टैग ओपन करेंगे, जिसके सोर्स में हमारा इस लाइब्रेरी का लिंक जाएगा। इस पेज को सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर यूजेज का एक सेक्शन है, जिसमें आपको इन्होंने एग्जैक्टली HTML भी प्रोवाइड कर दी है कि जिसके ज़रिए आप इस अकॉर्डियन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और वापस अपने एडिटर में चलकर इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमारा ये अकॉर्डियन आएगा, हम इस HTML को पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर से डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देख लेते हैं कि इसे इनिशियलाइज कैसे कराया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक स्क्रिप्ट का टैग दिया गया है, जिसके अंदर हम अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए इस अकॉर्डियन को इनिशियलाइज कराएंगे और इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम अपनी क्लास को पास करेंगे। और ये क्लास हमने ऑलरेडी, अगर आप ऊपर देखें तो इस कंटेनर डिव को प्रोवाइड कर रखी है। तो बेसिकली अगर आप चाहें कि इस क्लास का नाम कुछ और हो तो यहाँ पर आप उसे चेंज करके यहाँ जहाँ पर आपने इसे इनिशियलाइज कराया है इस क्लास का नाम चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पर हम इस स्क्रिप्ट के बाद जहाँ पर हमने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कराई है, क्योंकि याद रहे कि ये लाइब्रेरी हमारे स्क्रिप्ट में जहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज कराएंगे वहाँ पर यूज़ होनी है, तो इसका ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसके नीचे हम इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे और अपने पेज को सेव करके वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग के साथ ये विजेट है ये यहाँ पर अपीयर हो चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी आसानी से हम इस बेसिक नॉलेज के साथ भी जावास्क्रिप्ट के विजेट्स को अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके कंटेंट को चेंज करेंगे और इसके स्टाइल्स को अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट के स्टाइल्स के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर हम एक एलिमेंट को जो कि इन्होंने क्रिएट किया था इसे छोड़ देंगे और बाकी के दो एलिमेंट्स को रिमूव कर लेंगे। इस बटन की, जो कि बेसिकली हमारे अकॉर्डियन सेक्शन का हेडिंग वाला सेक्शन है, इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं और यहाँ पर फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन का टेक्स्ट लिख देते हैं। इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर अपडेट हो गया है। पैराग्राफ में हमारा ये डमी टेक्स्ट ही रहेगा। हम चेंज ये करेंगे कि इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हम 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डमी पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है। अब हम
इस एलिमेंट की जिसमें हमने चेंजेस किए हैं कुछ कॉपीज बना लेते हैं और अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, तो हम इसकी 4 और कॉपीज बना लेते हैं जिससे हमारे 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इनकी कैप्शंस को एडजस्ट कर लेते हैं। पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग पर कुछ काम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह जब आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज़ करते हैं तो यूजुअली आपको या तो डॉक्यूमेंटेशन में इनकी क्लासेस मिल जाएंगी जिन्हें टारगेट करके आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें आप इसके हर किस्म के ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑन ओपन के इवेंट पर कोई काम करना चाहते हैं या फिर आप इसे ड्यूरेशन इसकी चेंज करना चाहते हैं जो कि बेसिकली एनिमेशन की ड्यूरेशन होगी। इसी तरह काफ़ी सारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप नीचे आएँ तो ये सारी आपको प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में यहाँ पर बता दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी जिनके ज़रिए आप इस एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका, अगर आपको मिसाल के तौर पर ये क्लासेस डॉक्यूमेंटेशन में ना मिलें तो सिंपली आप अपनी HTML में इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके इसकी क्लासेस को राइट साइड पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टॉप लेवल का कैप्शन वाला कंटेनर है, ये एक बटन है जिसपे AC-ट्रिगर की क्लास मौजूद है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन क्लासेस को यहाँ पर नीचे अगर आप स्टाइल्स में देखें तो इस accordion.min.css फाइल से जो कि हमने इंक्लूड कराई थी कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स दिए गए हैं जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इसकी पैडिंग को एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ही इसे एडजस्ट करके टेस्ट कर सकता हूँ। तो इस टॉप की पैडिंग को अगर मैं यहीं से इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट हमें लेफ्ट साइड पर रियल टाइम में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ स्टाइलिंग चेंजेस करेंगे। फिलहाल हम इस पेज को रिफ्रेश करके इन स्टाइल्स को रीसेट कर देते हैं जो कि हमने चीज़ें यहाँ पर चेंज की थी। तो दोस्तों इस अकॉर्डियन की स्टाइलिंग के प्रोसेस में आज हम एक और CSS का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपको आपके अपने स्टाइल्स को ओवरराइड करने में या स्पेशली जब आप थर्ड पार्टी स्टाइल्स को ओवरराइड करते हैं तो उसको समझने में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने इस एलिमेंट के लिए कौन सी क्लास हमें प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रिगर जो कि बेसिकली वो कैप्शन है जिसे हम क्लिक करते हैं इसीलिए उसको ट्रिगर कहा गया है, उसकी ये क्लास रखी गई है AC-ट्रिगर की। अगर आप जो कॉन्सेप्ट मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसे नहीं जानते तो आप यूजुअली ऐसा करेंगे कि ये क्लास यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी स्टाइल शीट में आकर यहाँ पर इस स्टाइल को टारगेट करेंगे और यहाँ पर मिसाल के तौर पर जैसे हमने पैडिंग देखी थी टॉप की तो इसको पैडिंग टॉप देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे 32 पिक्सल्स कह देता हूँ। इसे सेव करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टाइल अब अपडेट हो चुका होगा क्योंकि हमारी स्टाइल शीट ऑलरेडी अगर हम टॉप पर देखें तो हमारे जो लाइब्रेरी के स्टाइल्स हैं उसके बाद आई है, यानी कि जो बाद में स्टाइल आया है ऑब्वियसली वो हमारे इस लाइब्रेरी के स्टाइल्स को ओवरराइड करेगा। तो हम एक बार चलकर ब्राउजर में देख लेते हैं कि क्या ये स्टाइल हमारे पेज पर काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप अपने पेज पर आकर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल यहाँ पर काम नहीं कर रहा और यहाँ से हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम राइट साइड पर देखें तो ये जो स्टाइल्स का टैब है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 8 पिक्सल का स्टाइल यहाँ पैडिंग टॉप नज़र आ रही है और इसके बाद जो हमारी क्लास है वो भी इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि हमने AC-ट्रिगर को टारगेट किया था और इसको पैडिंग टॉप की वैल्यू दी थी, लेकिन इसके ऊपर आपको एक क्रॉस्ड लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्टाइल फ़िलहाल एक्टिव नहीं है और इसकी जगह पर ये जो ऊपर टॉप मोस्ट स्टाइल्स हैं ये एक्टिव हैं और यही हमें लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये स्टाइल क्यों नहीं चल रहा, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे हम CSS में स्पेसिफिसिटी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपका ये जो सिलेक्टर होता है ये जितना स्पेसिफिक होगा उतनी इसको CSS प्रायोरिटी देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ऊपर वाले सिलेक्टर को जो कि इस वक्त एक्टिव है इसके ऊपर हवर करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टूल टिप ऊपर खुल गई है जिसमें स्पेसिफिसिटी लिखा हुआ है और उसके अंदर आगे ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज हैं। तो हमारे पास 0,2,0 की वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं और अगर हम नीचे चलकर अपने सिलेक्टर को देखें जो कि हमने अपनी स्टाइल शीट में टारगेट किया है इसके ऊपर आपको 0,10 की वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये जो 0,10 की वैल्यू है ये 0,20 की वैल्यू से छोटी है। इसी वजह से इवन दो कि हमने इसे इस रूल सेट के बाद में प्लेस किया है फिर भी ये जो ऊपर वाला रूल सेट है यही हमारी CSS में एक्टिव स्टाइल है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो ऑफिशियल CSS की डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन है जो कि developer.mozilla.org की वेबसाइट से आ रही है
और इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर एक सेक्शन है हाउ इज स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटेड। तो इस सेक्शन को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं तो बेसिकली आपके हर टाइप्स के जो सिलेक्टर्स हैं उनको CSS कुछ वेट्स असाइन करती है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास इन वेट्स की कैटेगरी है। तो ये जो ID का सिलेक्टर होता है इसके लिए हमारे पास 100 का वेट अवेलेबल होता है। इसी तरह ये जो क्लास का कॉलम है इसमें हमारे पास 010 का वेट यहाँ पर मौजूद होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लासेस यूज की हैं, तो जो हमारा सिलेक्टर था उसको 010 की स्पेसिफिसिटी मिली है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्लास यूज हुई है। तो आपका ये जो सिलेक्टर है इसमें मौजूद पर क्लास आपका ये जो सेंटर वाला नंबर है ये 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है तो हमारे पास 010 की स्पेसिफिसिटी है, लेकिन अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस हैं। पहली क्लास हमारे पास .ac की क्लास है और फिर उसके बाद AC ट्रिगर की क्लास है। तो ये दो क्लासेस होने की वजह से इसकी जो स्पेसिफिसिटी है उसकी सेंटर वाली वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो गई है, और इस वजह से इसका वेट हमारे अपने सिलेक्टर से ज्यादा है। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप कॉलम है जिसमें आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिसिटी की वैल्यूज यहाँ पर बताई गई हैं कि ये जो थर्ड वैल्यू होती है इसको पर सिलेक्टर 1 की वैल्यू असाइन हो जाती है। इसी तरह आप अगर नीचे चलते जाएं तो ये काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट किस्म के सिलेक्टर्स को डिफरेंट किस्म की वैल्यू असाइन होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है वो ये है कि अगर आपने किसी भी स्टाइल को ओवरराइड करना है तो आपका जो सिलेक्टर होगा उस स्टाइल को ओवरराइड करने के लिए उसकी स्पेसिफिसिटी कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी के एक्टिव स्टाइल की है। तो अगर यहाँ पर 020 की स्पेसिफिसिटी है तो इसको ओवरराइड करने के लिए आपके सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कम से कम 020 होनी चाहिए, और इसका इसके बाद में आना जरूरी है। अगर आपका स्टाइल आपकी जो CSS की फाइल का स्ट्रक्चर है उसमें इस स्टाइल के ऊपर रखकर आप ये चाहते हैं कि वो फिर भी काम करे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 2 से भी ज्यादा होनी चाहिए। फिलहाल हमें पता है कि हमारा जो सिलेक्टर है वो हमेशा इस फाइल के बाद में आएगा, तो फिलहाल हम ये काम कर सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी कम से कम ये जो एक्टिव स्टाइल का सिलेक्टर है इसके बराबर ले जाएं, और इसके बाद हमारा स्टाइल एक्टिवेट हो जाएगा। एक छोटा सा टिप जो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि यूजुअली आप जब स्टाइल्स को ओवरराइड करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉब्लम में ना पड़ें तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप बजाय इसके केस की डॉक्यूमेंटेशन से क्लास वगैरह उठाएं, यहाँ पर आएँ, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करें जिसका स्टाइल आपने अपडेट करना है। यहाँ पर जो आपका स्टाइल्स का कॉलम है उसमें से फिगर आउट करें कि कौन से सिलेक्टर की वजह से इसे ये स्टाइल मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे अपडेट करके भी देखा, कि ये जो पैडिंग है ये हमारी इस सिलेक्टर की वजह से आ रही है। तो इसको ओवरराइड करने के लिए हम एग्जैक्टली इसी सिलेक्टर को कॉपी कर लेंगे और इसी को अपने सिलेक्टर के तौर पर यूज करके अपने स्टाइल्स को ओवरराइड करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, और अब हम इस सिलेक्टर की जगह पर जो हमने वहां से कॉपी किया है सिलेक्टर, उसको यूज करके इसे सेव करते हैं। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में, और अब आप देख सकते हैं कि हमारी पैडिंग यहाँ पर करेक्टली अप्लाई हो गई है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके राइट साइड पर देखूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास अब हमारी जो पैडिंग टॉप की वैल्यू है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड नजर आ रही है। और इसे मैं अगर टॉगल ऑफ करूं तो ये इसकी पिछली स्टेट थी, और हमारे सिलेक्टर के ऐड होने के बाद इसकी पैडिंग यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब इसे अपने एक्चुअल स्टाइल्स देते हैं जो कि मोर क्लोजली हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं जो कि हमारे एक्चुअल वेबसाइट के फॉन्ट को रिफ्लेक्ट करे। तो हम जानते हैं कि हमने ये रोबोटो सैंस सेरिफ की फॉन्ट फैमिली अपने फॉन्ट्स के लिए यूज़ की है। इसके बाद हम इसे कुछ पैडिंग देंगे, 1.5 रैम टॉप और बॉटम और 0.8 रैम लेफ्ट और राइट पर, और इस पैडिंग को जो कि हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रखी थी इसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम इसका फॉन्ट वेट 400 सेट करेंगे। इसका फॉन्ट साइज 1.2 रैम होगा, और इसका जो कलर है वो हम अपने वेरिएबल से लेंगे जिसकी वैल्यू हम प्राइमरी हेडिंग कलर वाली रखेंगे। अब चलकर इसे ब्राउज़र में देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टाइल्स हैं वो अब हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉर्डर यहाँ पर मौजूद है। इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा AC का टॉप लेवल एलिमेंट है इससे हमें यहाँ पर ये बॉर्डर मिल रहा है। बॉर्डर्स को अभी तक हमने शायद नहीं देखा, तो यहीं पर हम इसे एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी में आप पहले बॉर्डर का साइज देते हैं। जैसे यहाँ 1 पिक्सल है, यहाँ हम 5 पिक्सल्स दे सकते हैं और ये हमें एक थिक बॉर्डर मिल जाएगा, इवन 10 पिक्सल्स। कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये वैल्यू आपकी रैम्स में भी हो सकती है,
जैसे कि 10 रैम्स। उसके बाद आप इसको एक स्टाइल देते हैं जो कि यहाँ पर सॉलिड का स्टाइल यूज़ किया गया है। और भी स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जैसे कि डैश्ड होता है। अगर हम डैश्ड बॉर्डर दें इसे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक्स के साथ यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो ये इन्होंने सॉलिड बॉर्डर दे रखा है। उसके बाद इस बॉर्डर का कलर आता है। तो हमें फिलहाल अगर हम अपने रेफरेंस को देखें तो ये बॉर्डर सिर्फ बॉटम पर चाहिए और बाकी साइड्स पर नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले इन्होंने जो चारों साइड पर बॉर्डर दे रखा है इसे रीसेट करेंगे। तो हम यहाँ पर .ac को टारगेट करेंगे जैसे कि उन्होंने कर रखा है और यहाँ पर इसका बॉर्डर डन कर देंगे, जिसका मतलब कि हमें यहाँ पर बॉर्डर नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इन आइटम्स के दरमियान में अगर हम इस AC के एलिमेंट को देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मार्जिन्स हैं, जैसे कि यहाँ मार्जिन टॉप है 8 पिक्सल। ये मार्जिन भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम इसका मार्जिन 0 सेट करेंगे। नेक्स्ट हम जैसे कि हमने डिस्कस किया इसे बॉटम बॉर्डर देंगे और इसकी जो विड्थ होगी वो 1 पिक्सल्स होगी। बॉर्डर्स को यूजुअली हम पिक्सल्स में वैल्यूज दे देते हैं सॉलिड, और इसका जो कलर होगा वो हमारे एक वेरिएबल से आएगा जिसकी वैल्यू हम रखेंगे ये प्राइमरी बॉक्स शेडो कलर वाली। इसे सेव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ बॉटम पर बॉर्डर्स आ गए हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये हमारी आइटम्स की डिविजन्स हों। उसके बाद हम इनका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सटल सा ग्रे कलर है। तो हम यहाँ पर इसे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देंगे, बैकग्राउंड कलर की, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये कलर होगा। लेकिन इसका वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं कर रखा तो हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम BG लाइट ग्रे का नाम दे देते हैं और इसी कलर को हम अपने बैकग्राउंड के कलर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे कि इस एक आइटम को ओपन करते हैं और इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसकी क्लासेस देखने के लिए अगेन हम इस पर हवर करेंगे और यहाँ पर हम इस क्लास को नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्पेसिफिसिटी के इशू से बचने के लिए ये जो हमारी एक्टिव क्लासेस हैं जिनकी वजह से इसे स्टाइल्स मिल रहे हैं, इन्हें कॉपी करेंगे इस पूरे सेलेक्टर को और अपनी स्टाइल शीट में पेस्ट करें। अब जो हम यहाँ पर इन्हें स्टाइल्स देंगे वो सही तरीके से हमारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे ये फॉन्ट फैमिली असाइन करेंगे। उसके बाद हम इसकी पैडिंग को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास टॉप पर 0 की पैडिंग होगी, राइट पर 1 रैम, बॉटम 2 रैम और लेफ्ट पर 1 रैम की पैडिंग होगी। इसे सेव करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पैडिंग्स यहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं। नेक्स्ट हम अपनी लाइन हाइट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 की लाइन हाइट यूज़ करेंगे जो कि हम अपने पैराग्राफ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी उसको ओवरराइड कर रही है। तो हम इसे 1.5 की लाइन हाइट देंगे, इसे कुछ लेटर स्पेसिंग देंगे, इसका फॉन्ट साइज 1 रैम सेट कर देते हैं, फॉन्ट वेट हमारा 300 होगा और इसका कलर हम अपने वेरिएबल से पैराग्राफ्स वाला कलर ही सेट करेंगे जो कि हमारा प्राइमरी टेक्स्ट कलर है। इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टाइल्स अब एडजस्ट हो गए हैं और हमारे जो रेफरेंस प्रोजेक्ट है उसके क्लोज नज़र आ रहे हैं। लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ वो ये रीड मोर की कैप्शन है जो कि हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट में कॉन्टैक्ट अस की कैप्शन है। तो इसे हम अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कॉन्टैक्ट अस की कैप्शन दे देते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा FAQs का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ करके उसे स्टाइल भी कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा FAQs का सेक्शन जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है और इस प्रोसेस में हमने ये सीखा कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के थर्ड पार्टी प्लगइन्स और लाइब्रेरीज को अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने CSS के स्पेसिफिसिटी के कॉन्सेप्ट को देखा और ये देखा कि किस तरह हम सही तरीके से अपने स्टाइल्स को या किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के स्टाइल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।